हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे रेगुलरली। और आज का हमारा ये जो सेशन है क्लास 10th के फिज़िक्स के ऊपर बेस्ड है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो लॉकडाउन की वजह से किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, या तो फिर वे सारे स्टूडेंट जो 10th क्लास में हैं और अभी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर वैसे स्टूडेंट भी जो एसएससी, पीसीएस या सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन बेस्ड है क्लास 10th के फिज़िक्स, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके कुछ इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, जैसे कि लाइट क्या होता है, लाइट का नेचर क्या होता है इत्यादि। तो लाइट क्या होता है? लाइट बहुत सारे लोग जानते हो कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी लोग अपने आप में अपने अपने जगह पे सही है। तो मैं जो यहाँ परिभाषा देने जा रहा हूँ लाइट का, लाइट क्या है? तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates a sensation of vision to our eyes। लाइट क्या है? लाइट इज a form of energy which creates a sensation of vision to our eyes। मतलब लाइट ही वो चीज़ है जिस वजह से हम अपने चारों ओर के बहुत सारे चीज़ों को, कलरफुल दुनिया को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होता तो शायद हम लोग ही किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, इतना आप सभी लोग को पता होगा कि लाइट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं लाइट के नेचर पे। नेचर ऑफ लाइट। तो दोस्तों लाइट जो है दो तरह का नेचर शो करता है। पहला नेचर जो होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा जो नेचर होता है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में दोस्तों हम लोग लाइट को ये सपोज करके चलते हैं कि लाइट जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, और जिस पार्टिकल से लाइट मिल करके बना हुआ है उस पार्टिकल का नाम होता है फोटॉन्स। ठीक है, तो लाइट जो कि किससे मिल के बना होता है? फोटॉन्स। और फोटॉन्स से ही लाइट को एनर्जी मिलता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है लाइट का फोटॉन्स ही है। वेव नेचर। वेव नेचर में दोस्तों हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते रहते हैं। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो है एक पार्टिकल है मान के चल रहे हैं, वहीं दूसरे थ्योरी में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लाइट क्या है? एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते रहते हैं। और लाइट वेव का जो स्पीड होता है
वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और लाइट का जो वेवलेंथ होता है, लाइट का वेवलेंथ बोलने का मतलब यह है कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ, विजिबल लाइट का वेवलेंथ। ठीक है। ये वेवलेंथ होता है दोस्तों 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर। विजिबल लाइट, वैसा लाइट जिसे हम देख पाते हैं अपनी आँखों से। जैसे कि कुछ लाइट होता है जो जिसे हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं या तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, उस लाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये लाइट है विजिबल लाइट। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या देखें, लाइट का परिभाषा देखें। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स ए सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आइज़। तो मैं समझता हूँ कि ये परिभाषा आप लोग क्लियर है। दूसरा, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जो है दो तरह का नेचर शो करता है, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। और आज का चैप्टर का जो विषय है हम लोग का पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ही है, जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। और वेव नेचर ऑफ लाइट का स्टडी जिस टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स नाम देते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का अध्ययन जिस टॉपिक के अंतर्गत होता है उसे वो रे ऑप्टिक्स नाम दिया जाता है, और वेव नेचर ऑफ लाइट का अध्ययन जिस टॉपिक के अंतर्गत होता है उसे वेव ऑप्टिक्स नाम दिया जाता है। तो लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन प्रक्रिया पूरा होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो किसी भी लाइट का किसी भी सरफेस पे टकराना और उसी मीडियम में वापस लौट जाना, ये परिघटना या फेनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। इसके अगले ही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे टकराता है, चाहे प्लेन सरफेस हो या रफ सरफेस हो, तो टकराने के बाद लाइट का कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। और उसका अप्रोक्स 90% हिस्सा उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो वापस लौटने का ये जो परिघटना है उसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम दे रहे हैं, और जो दूसरे मीडियम में जाने की जो परिघटना है, फेनोमेना है, उसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दो वर्ड है। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। रिफ्लेक्शन हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के चलेंगे। तो आप परिभाषा खुद लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परिभाषा है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी डायरेक्शन में या उसी मीडियम में किसी भी लाइट रेज का वापस हो जाना किसी भी सरफेस से टकराने के बाद, इस प्रोसेस को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। किसी भी प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो सपोज़ कि हमारा ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी चीज़ों के बारे में जानते जाएंगे। जैसे कि ये जो मैंने ये दिखाया है,
प्लेन मिरर को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, इसका एक भाग प्लेन दिखाया गया है, दूसरा भाग में इस तरह से इसका बैक पोर्शन है मिरर का। ठीक है, तो सपोज कि एक लाइट रे है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है और मैं इसे अच्छा से बना देता हूँ, इसको बड़ा रूप में दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को भी क्लियर हो। ये मेरा प्लेन मिरर, एक लाइट रे है जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टकराने के बाद लाइट जो है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ और पॉइंट को समझना होगा, जैसे कि ये जो रे ऑफ लाइट है इसे हम नाम दे रहे हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ पर लाइट किसी सरफेस पे जाकर के टकराता है, जिस पॉइंट पे, उसे हम लोग नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइटिंग पे आप लोग ध्यान न दें, राइटिंग मेरा बहुत ही ख़राब है। ठीक है, और ये जो सरफेस है या मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इसको नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले। वैसा लाइट रे जो कि किस सरफेस पे टकरा रहा है, ठीक है, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। वैसा लाइट रे जो यहाँ पर टकराने के बाद वापस लौट रहा है उसे क्या बोला जा रहा है? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे कोई लाइट रे किसी सरफेस पे टकराता है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम दिया जाता है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पे आप लोग इसे खुद लिख सकते हैं, मुझे अलग से परिभाषा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन काम है चीज़ों को समझाना। और ये जो एंगल है, इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है दोस्तों? वैसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया जाता है। और इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल आई के थ्रू, इसे दिखाया जाता है। ठीक है, और ये जो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल को स्मॉल आर के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी दोस्तों हम लोग ये समझ लिए कि किसी प्लेन मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा प्लेन मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये जो रिफ्लेक्शन जो होता है कुछ सर्टेन रूल के तहत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे रिफ्लेक्ट कर गया लाइट, ऐसा ही बात नहीं है। एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और उस रूल को ही हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराता है, ठीक है, और टकराने के बाद वापस लौटता है तो वो एक सर्टेन रूल के तहत वापस रिफ्लेक्ट होता है। इसी रूल को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है 2 तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिगर भी बना देता हूँ। ये मेरा हुआ एक कोई सरफेस, मैं प्लेन सरफेस ही लिया हुआ हूँ, ठीक है। ये दोस्तों इंसिडेंट रे जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये दोस्तों हुआ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। सारे को मैं लिख देता हूँ एक बार। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे आप लोग ध्यान दें। राइटिंग तो ऐसे भी ख़राब है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिमम चांस होता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताने के लिए। तो इसका जो दोस्तों पहला लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या है दोस्तों, इसको बेसिक तरह से समझें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या है कि सपोज कि एक लाइट रे है, ठीक है। मैं एक दिखाता हूँ कि लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी प्लेन मतलब ये मेरा वाइट बोर्ड हुआ, ठीक है। तो इसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट the point of incidence all lies in the same प्लेन। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आप लोग क्लियर है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट क्या है। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोग को याद हो गया हो। दूसरा लॉज है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझता हूँ कि आप लोग क्लियर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 2 पॉइंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, मैं ये समझ के चलता हूँ। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट को मैं क्लियर करते चलता हूँ। जिस रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो रिफ्लेक्शन जो होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा इरेगुलर या डिफ्यूज, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन दोस्तों मैं यहाँ पे परिभाषा तो नहीं लिखूँगा, लेकिन एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस पे होता है। ठीक है, सपोज़ कि बहुत सारे रे ऑफ लाइट मीन्स एक बीम ऑफ लाइट जो कि पैरेलली इंसिडेंट हो रहे हैं किस सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल डालते हैं तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के थ्रू अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं तो इस तरह से यह रिफ्लेक्ट होता है। उसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट होगा और उसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट होगा। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट थे जो इंसिडेंट हो रहे थे, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को दोस्तों हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर है आप लोग को। पहला पॉइंट तो यह है कि प्लेन सरफेस पे होना चाहिए। दूसरा कीवर्ड ये है कि इंसिडेंट रे पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया, तो इसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और डिफ्यूज़ या इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोस्तों एक रफ सरफेस पे होता है। इसमें आने वाले इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं दोस्तों, उसके बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अगर रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पर भी एक नॉर्मल डालते हैं तो एक कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंसिडेंट रे आए तो पैरेलल थे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, पैरेलल नहीं है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्लियर है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए ऐसा पॉइंट को जानना जरूरी है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की परिभाषा एंड
इमेज की परिभाषा क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे किसी भी चीज़ को बोलते हैं जो लाइट एमिट करता है। लाइट एमिट करने का मतलब ये नहीं है कि उसका खुद का ही वो लाइट हो, वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी हो सकता है। इसका डेफिनेशन है एनीथिंग which gives out light ray is known as object। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग which gives out light ray। वैसा चीज़ जो एक लाइट रे प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये लाइट रे हो सकता है कि वो खुद का भी लाइट हो या फिर किसी की दूसरे लाइट से वो चमक रहा हो, जैसे कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट इसका खुद का लाइट होता है, एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं? जो दूसरों की लाइट से चमकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? इमेज का परिभाषा क्या है? तो इमेज का परिभाषा ये है, इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance when a ray of light coming from an object इमेज, यहाँ पे इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Optical appearance produced when a ray of light coming from an object reflected from a mirror or refracted through a lens। Optical appearance when a ray of light coming from an object reflected from a mirror or refracted through a lens। तो डिफिनीशन लिखा के मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आते हुए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट करता है, उसे ही हम लोग इमेज नाम देते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं कि इमेज क्या होता है। तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद क्रिएट होता है किसी भी मिरर से। ठीक है, इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। ठीक है, सॉरी ये अच्छा से क्लियर नहीं बन पा रहा है।
ठीक है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, रियल इमेज इज formed real image is formed when a ray of light coming from an object coming from an object actually meet after reflection from a mirror or refraction through a lens। तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू ए लेंस। और वर्चुअल इमेज इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों। उल्टा बोलने का मतलब ये है कि वर्चुअल इमेज में जो रे ऑफ लाइट है एक्चुअली मीट नहीं करते, बल्कि ऐसा फील होता है कि वो मीट कर रहे हैं वहाँ पे, वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो दोस्तों, virtual image is formed when a ray of light coming from an object coming from an object appears to meet at a point when produced backward after reflection from a mirror और reflection through a lens। ठीक है, इतना आप लोग खुद लिख सकते हैं। दूसरा रियल इमेज का दूसरा पॉइंट क्या है? रियल इमेज को दोस्तों हम लोग एक पर्दे पे उतार सकते हैं। ठीक है, पर्दे पे स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं किसी भी रियल इमेज को, जबकि वर्चुअल इमेज को किसी पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? रियल इमेज कैन बी obtained on a screen। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी obtained on the screen। ठीक है दोस्तों, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो लाइट के एक्चुअल कटान बिंदु पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज कहलाता है। और यहाँ पर ऐसा मतलब फील होता है कि कट रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे
कट नहीं होता है, वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, जबकि एक वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफिनीशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के मेन मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का तो मेरा एक अलग सेशन चलेगा, इसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो किसी प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों इमेज मैं दो तरह का लेके चलूँगा। पहला तो एक ऑब्जेक्ट मैं दो तरह का लेके चलूँगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं ये इस तरह का ये जो बना रहा हूँ, ये मिरर का नोटेशन होता है। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे बढ़ाते जाऊँगा आप लोग समझते जाएंगे। ये जो लेफ़्ट साइड जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो साइड है इधर मैं इस तरह से बनाया हुआ हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर एम डैश। ठीक है, तो दोस्तों मैं चलता हूँ कि इसका इमेज कैसे बनेगा। तो पहली बात तो ये कि इससे बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहे होंगे। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ये भी हो सकता है, एक रे ऑफ लाइट ये भी हो सकता है, एक रे ऑफ लाइट ये भी हो सकता है। ठीक है, ये जो मैं रे ऑफ लाइट लिया हूँ ये परपेंडिकुलर लिया हूँ। ठीक है, अब जो मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया हूँ उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आई एंगल आर, ठीक है, कि एंगल आई का वैल्यू हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, अगर इस तरह से किसी एंगल पे अगर कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस से टकराता है तो सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मिरर है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसमें आप मुझे ये बताएं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। यहाँ पर ये नॉर्मली यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब इसमें मैं नॉर्मल डालूंगा तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, एंगल आई यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है एंगल आर भी 0 डिग्री मीन्स उसी डायरेक्शन में ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आकर के टकराता है तो रे ऑफ लाइट उसी डायरेक्शन में वापस सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगा। ठीक है, और दूसरा इस पे मैं एक नॉर्मल डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल बनाते हुए मैं इस इमेज को पूरा करता हूँ। और दूसरा चीज़ यहाँ पे भी
यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल डालता हूँ, एंगल आई और एंगल आर। अब दोस्तों मैं अगर इसको पीछे प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये एक निश्चित बिंदु से आता हुआ हमको दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है, ये जो भी इंसिडेंट रे है क्या मिरर को क्रॉस करके थोड़ी ही यहाँ पे चला जाएगा, मिरर को क्रॉस करके तो नहीं जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इधर से देखने से हमको ऐसा लगेगा, यहाँ से अगर हम देखें इसको, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो हमको ऐसा फील होगा कि ये यहाँ से आ रहा है, मतलब ये इसका इमेज हुआ दोस्तों। तो अब मुझे ये बताएं कि ये इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। तो ये इमेज है वर्चुअल। अभी मैंने बताया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। तो रियल इमेज मैं आगे बताऊंगा, तुरंत ही क्लियर हो जाएगा आपको कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल अब जानें कि यहाँ पर ये लाइट रे के एक्चुअल कटान बिंदु पे ये नहीं बना है, इसको पीछे प्रोड्यूस कराने से बना है। डिफिनीशन में जैसा मैंने लिखाया है, इसलिए वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो पहला दोस्तों मैंने बताया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो उसका इमेज, जैसा कि मैंने बना करके दिखाया कि ये इमेज बनेगा प्लेन मिरर पे, ठीक है। दूसरा मैं दोस्तों लेता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लेकर के चलता हूँ। ये रहा मिरर, मिरर सपोज़ कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखते भी हैं कि कोई प्लेन मिरर के सामने अपना फेस अगर देखते हैं तो उसका इमेज इसके पीछे बनता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ हमें जानना है कि कैसे बनता है। तो मैं इसका 2 पॉइंट लेकर के चलता हूँ। रे तो हर जगह से निकल रहे होंगे, लेकिन 2 ही से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि इसका इमेज कैसे बनेगा। एक इंसिडेंट रे मैं लेता हूँ परपेंडिकुलर, और दूसरा इंसिडेंट रे लेता हूँ ये, ठीक है, जो कि इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, और ये वाला तो ऐसे ही वापस लौट जाएगा उसी डायरेक्शन में। इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करता हूँ तो ये लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसा हर एक पॉइंट को का इमेज यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है मैंने अभी बताया। तो इस पॉइंट का इमेज ऐसे बनेगा, इस पॉइंट का इमेज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, इस पॉइंट का इमेज भी आप बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा इमेज आप, इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेज बनाएंगे, और फाइनली यहाँ पर आकर इंड होता है दोस्तों। ये एक इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। दूसरा इंसिडेंट रे मैं लेता हूँ जो कि रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए I=R बनाते हुए इस तरह से वापस लौटेगा, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है। तो ये रहा दोस्तों मेरा ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज। ये रहा ऑब्जेक्ट एंड ये रहा इमेज, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप लोग इसे उतार सकते हैं अपने नोट कॉपी में।
अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्लेन मिरर पे जो इमेज बना उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by a plane मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे, बाकायदा आप लोग लिख भी लें। पहला पॉइंट तो ये है कि वो इमेज, अभी हम बताएं कि वो इमेज वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट कि वो इमेज इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। अगर हम ऐसे सीधे खड़े हैं, अगर प्लेन मिरर पे अगर अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ भी वो सीधा ही दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो इमेज बनेगा वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। वो इमेज क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। अभी मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए मिरर। ठीक है, ये मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किया। पहला तो वर्चुअल इमेज बनेगा, दूसरा वो इमेज इरेक्ट होगा, सीधा होगा, तीसरा लेटरली इन्वर्टेड होगा, चौथा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये जो पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन दोस्तों कि अगर किसी प्लेन मिरर के पास किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है, प्लेन मिरर के पास किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड जो है इमेज का राइट साइड हो जाता है, और ऑब्जेक्ट का राइट साइड जो है इमेज का लेफ़्ट साइड हो जाता है। इसी परिघटना को या फेनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन नाम देते हैं। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड इमेज का राइट साइड हो जाता है और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ़्ट साइड हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन वर्ड से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ लें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। दोस्तों एक कार है यहाँ पे, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, इसका एक साइड मिरर है जो कि पीछे साइड देखता है, और यहाँ पर एक ट्रक है। ठीक है, कार को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये कार है, इसका एक साइड मिरर है। अब ये कार 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने कार को रिवर्स करता है, और ये ट्रक यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये ट्रक यहाँ पे खड़ा है, ये कार 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बैक करता है। सपोज़ कि इसका जो साइड मिरर है वहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। प्लेन मिरर या कोई भी मिरर, इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल प्लेन मिरर का हम लोग के बारे में पढ़े तो प्लेन मिरर ही जानते हैं। यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ है।
तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर बैक करता है तो यहाँ पर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो इसका स्पीड क्या दिखाई देगा। ये यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। उसको किस स्पीड से ये नज़दीक आता हुआ, चल तो नहीं रहा लेकिन फिर भी ये बैक कर रहा, जाहिर सी बात है दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, तो किस स्पीड से ट्रक जो है इसकी ओर अप्रोच होता हुआ इसको नज़र आएगा, ठीक है। तो पहला बात तो ये है, ये मिरर इसका साइड मिरर कार का, ठीक है। तो ये सपोज कि अगर x मीटर के डिस्टेंस से इधर आता है तो दोनों के बीच की दूरी कितना कम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ट्रक है और इसका इमेज यहाँ पर यहाँ बनेगा। अब ये x मीटर के डिस्टेंस से सपोज कि इधर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, x मीटर घट गया, ठीक है। तो इमेज भी कितना से डिस्प्लेस होगा, x मीटर से, ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ x मीटर इधर आ जाने से दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस का कमी आ गया, 2x मीटर का कमी आ गया, ठीक है। यानी अगर ये v स्पीड से, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इधर आता है तो उसका इमेज जो है 2v मीटर पर सेकंड की स्पीड से नज़दीक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद भी रख सकते हैं कि अगर हम लोग मिरर को v स्पीड से अगर मूव कराते हैं तो इमेज किस स्पीड से मूव करेगा, तो इमेज जो है 2v स्पीड से मूव करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर x डिस्टेंस से मूव कराते हैं तो इमेज भी x डिस्टेंस से मूव करता है, लेकिन अगर हम मिरर को v स्पीड से मूव कराते हैं तो इमेज किस स्पीड से मूव करेगा, 2v स्पीड से मूव करेगा। ये एक तरह से मिरर का प्रॉपर्टी भी है। तो दोस्तों आज ये मैं प्लेन मिरर तक पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट के सेशन में मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाऊँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट क्लास भी, इसलिए आप लोग बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।